हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12 का जो पोएट्री सेक्शन का पहला चैप्टर है, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गोई, वो पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है, जिसको लिखा है कवि जॉन डन ने। आइए इनके बारे में कुछ देखते हैं। सबसे पहले तो जो चैप्टर का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गोई, इसका हम हिंदी समझ लेते हैं। तो इसका हिंदी होता है कि मेरी प्रियतमा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूँ। आपको थोड़ी सी इनकी कहानी हम बताते हैं। ये जो जॉन डन है वो अपनी पत्नी को छोड़कर कहीं यात्रा करने के लिए जा रहे हैं, महाद्वीपीय यात्रा पर जा रहे हैं। ठीक है, कॉन्टिनेंटल ट्रिप पर जा रहे हैं। तो इनकी जो पत्नी है जिनका नाम एनी मोर है, वो उनको ऐसा लग रहा है कि शायद जॉन डन उनको छोड़ कर जा रहे हैं या किसी और लड़की से उनको प्रेम हो गया है। ठीक है, तो वो इस तरह की जो ख्याल है वो अपने मन में ला रही हैं और इस तरह से बातें सोच रही हैं और काफ़ी रो रही हैं, सिसक रही हैं और उनको कह रही हैं कि आप मेरे को छोड़कर मत जाइए, क्योंकि आपके बिना मेरा कोई नहीं है। तो इस बात पर जो जॉन डन कवि हैं वो उनको समझाते हैं। ठीक है, और वो समझाते हुए इस चैप्टर में बताते हैं कि हम तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहे हैं, कुछ रीज़न है, कुछ कारण है जिसके वजह से कुछ दिन के लिए हम दोनों एक दूसरे से दूर रहेंगे। इसके बाद हम तुम्हारे पास फिर से वापस आ जाएंगे। चलिए, ये तो इनके बारे में थोड़ी सी कहानी थी। आज इनकी कुछ मजबूरियां हैं जिनकी वजह से हम दोनों एक दूसरे से दूर रहने के लिए मजबूर हैं, लेकिन हम छोड़कर नहीं जा रहे हैं। इनके बारे में तो हमने जान लिया। आइए इनके जीवनी के बारे में देखते हैं। इनका जन्म कब हुआ, इनकी माँ कौन थी, इनके पिता कौन थे, और इनके बारे में बहुत सारे एक्सेट्रा चीज़ें। आइए, सबसे पहले तो जॉन डन इनका नाम था। इनका जन्म 22 जनवरी 1572 में इंग्लैंड के लंदन नामक जगह पे हुआ था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा व्हेन वाज बॉर्न जॉन डन, यानी कि जॉन डन का जन्म कब हुआ था, तो इसका आंसर होगा 1572। अगर आपसे डेट पूछे तो 22 जनवरी, और अगर डेथ पूछे इसका मृत्यु कब हुआ था, तो वो हुआ था 31 मार्च 1631। यानी अगर आपसे पूछे व्हेन वाज जॉन डन डेथ या डेड, तो उसका आंसर हम देंगे 31 मार्च 1631। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए और आपके लिए फ़ायदेमंद हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। आइए आगे देखते हैं। लिखा है कि द पॉइनर ऑफ ए न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सैटिरिकल वर्ड्स कॉल्ड मेटाफिजिकल was born in London into a prosperous Roman Catholic family। अब सुनिए, ये जो जॉन डन है इनका जन्म इंग्लैंड के लंदन नामक जगह पे एक व्यापारी परिवार में, जो कि कैथोलिक समुदाय से थे, कैथोलिक परिवार में हुआ था। इनके घर के लोग व्यापारी का काम करते थे। When England was staunchly anti-Catholic। अब सुनिए, जब इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था कैथोलिक फैमिली में, तब जो इंग्लैंड था वो बहुत ही कट्टर विरोधी था कैथोलिक समुदाय का। यानी कि जो इंग्लैंड के लोग थे वो इस समुदाय को नहीं मानते थे, कट्टर विरोधी थे इसका, और उसी टाइम इनका जन्म उसमें हुआ था, उसी समुदाय में। जॉन डन was forced to leave Oxford University without a degree because of his religion। जो जॉन डन थे वो, अब देखिए, इनके समुदाय की वजह से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इनको बिना डिग्री दिए क्या कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि वहाँ का मान्यता था कि कैथोलिक समुदाय के बच्चे यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, उनको किसी तरह की डिग्री नहीं दी जाएगी। तो ये वहाँ पे पढ़े थे और डिग्री लेने की जब बारी आई तो लोग इनको धक्के मारकर वहाँ से निकाल दिए। क्यों? क्योंकि वे कैथोलिक समुदाय के थे। ठीक है, देखिए आगे लिखा है ही स्टडीड लॉ एंड रीड थियोलॉजी। इन्होंने, यानी कि जॉन डन ने, नियम कानून यानी कि लॉ एंड थियोलॉजी मतलब होता है आध्यात्म। ठीक है, तो इन्होंने कानून और आध्यात्म की पढ़ाई की थी। आल्सो पार्टिसिपेटेड इन 2 naval expeditions and became secretary to a powerful naval
ए जॉब। अब सुनिए, ये धीरे धीरे काफ़ी फेमस हो गए हैं और बहुत अच्छे अच्छे इन्होंने कहानियाँ लिखी। ए जॉब, ही लॉस्ट when he was briefly sent to prison for secretly marrying his patron's niece। अब सुनिए क्या हुआ कि भाई इंसान को प्यार हो ही जाता है, तो इनको भी हो गया। ये जिस संरक्षक के घर में रहते थे, पैट्रॉन्स नीस मतलब होता है संरक्षक की भतीजी, तो जिस संरक्षक के घर में ये रहा करते थे, उसी के घर में एक लड़की थी, संरक्षक की भतीजी थी, जिसका नाम था एनी मॉर। क्या नाम था? एनी मॉर। अब एनी मॉर से इनको प्रेम हो गया, और ऐसा बात नहीं था कि ये वन साइडेड लव था, एक तरफा प्यार था। ये एक तरफा प्यार नहीं था, ये दोनों तरफ से प्यार था। ठीक है, दोनों लोग एक दूसरे को चाहने लगे, और इतना ही नहीं, चाहने के साथ साथ इन दोनों ने चोरी चुपके शादी भी कर लिया। और जब लोगों को पता चला इनके शादी के बारे में, तो जॉन डॉन को कहाँ पहुँचा दिए? सीधे जेल में। यानी कि शादी के बाद कहाँ चले गए थे? जेल में चले गए थे। और ये जो छोटी सी अपनी जॉब करते थे, जो नौकरी करते थे, वो इनकी नौकरी कुछ समय के लिए छूट गई थी, क्योंकि वो तो जेल चले गए थे। आगे लिखा है, इन 1615 एट द एज ऑफ 42 ही बिकेम अ ग्रेटेस्ट प्रीचर्स एंड एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन द एंग्लिकन चर्च। अब देखिए 1615 ईस्वी में जब ये 42 साल के हुए, तो ये बहुत बड़े महान पादरी बन गए, यानी कि उपदेश कर्ता बन गए, और चर्च में जाके उपदेश देने लगे। His love poetry used the latest discoveries of the science and geography to hammer songs। इन्होंने बहुत सारी ऐसी प्रेम कहानियाँ लिखी हैं जो हमारे समाज के लिए ज़रूरी है जानना, समझना, सीखना। देखिए इन्होंने लिखा है सॉन्ग्स, बहुत सारे गीत लिखे हैं। सॉनेट्स बच्चों हम बोलते हैं 14 लाइन वाली कविता को। जैसे ऐसे ही हम नहीं लिख देंगे 15-16, उसका भी एक मतलब काउंटिंग होता है, उसका भी एक पढ़ाई होता है। तो ये जब 14 लाइन की जो कविता कोई लिखता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सॉनेट्स बोलते हैं। सटायर्स लिखें, एलिजेस लिखें, सरमन्स लिखें, मतलब शोक गीत लिखें, हर्ष गीत लिखें, 14 लाइन वाली कविता भी लिखें, और गीत और भी कई तरह के बहुत सारे इन्होंने चीज़ों को लिखा था। तो ये हमने इनके बारे में सीख लिया। अब आइए थोड़ी सी हम आउट सिलेबस को जानते हैं। जो जॉन डॉन है, उनकी पत्नी जो थी एनी मॉर, वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, और इनके 12 बच्चे थे। आपकी किताब में नहीं दिया है, लेकिन हम बता देते हैं, आप याद रखिएगा, ठीक है। इनके कितने बच्चे थे? 12 बच्चे थे। अगर इनकी माँ का नाम आपसे पूछे, तो इनकी माँ का नाम था एलिजाबेथ हेवुड। माँ का नाम क्या था? एलिजाबेथ हेवुड। अगर हम बात करें इनके पिता की, तो इनके पिता 2 थे, यानी कि जो इनकी माँ थी वो भी कम नहीं थी, वो भी 2 शादियाँ की थी, ठीक है। तो पहले का जो नाम था अल्सो जॉन, यानी कि जॉन डॉन के जो पहले वाले पिता थे, उनका क्या नाम था? एल्सो जॉन। और जो दूसरे वाले पिता थे, उनका नाम था डॉक्टर जॉन एस्टिंग्स। क्या नाम था? डॉक्टर जॉन एस्टिंग्स, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें हमने इनके बारे में सीख लिया, ठीक है। अब थोड़ा सा देखते हैं कविता के बारे में। चैप्टर का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। इनका जो मैरिज था वो लव मैरिज था, ठीक है। और लव ही नहीं, सीक्रेटली लव था, यानी कि किसी को पता भी नहीं था जब इन्होंने शादी कर लिया था, ठीक है। तो इसका जो मेन जो नाम है, शीर्षक है, वो है कि मेरी प्रियतमा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूँ। आइए समझते हैं। पहला लाइन लिखा हुआ है, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो for weariness of thee, nor in the hope the world can show a fitter love for me। अब देखिए, हम आपको जो भी इसमें समझाएंगे वो आप समझने के बाद कॉपी पर एक बार अपने से ज़रूर लिखिए, ठीक है। अपने से दोहराइए, हम जो भी बोलेंगे उस वर्ड को आप अपने से दोहराते रहिएगा, ठीक है। अब सुनिए, लिखा है पहला लाइन की, मेरी प्रियतमा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूँ। फॉर वियरीनेस ऑफ दी, क्योंकि मैं तुमसे ऊब चुका हूँ। ऐसा बात नहीं है। देखिए,
वो रो रही थी ना, तो उसको ऐसा लग रहा था कि शायद मुझसे मन भर गया है इसलिए मुझे छोड़कर जा रहे हैं, ठीक है। मतलब तरह तरह की बातें वो अपने दिमाग में सोच रही थी कि मुझे छोड़कर जा रहे हैं, शायद कोई और पसंद आ गया है या कोई और बात है, मतलब सोच रही थी। तो वो कह रहे हैं, मेरी प्रियतमा, मैं तुम्हें इसलिए छोड़कर नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे ऊब चुका हूँ, थक चुका हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, और ना ही इस उम्मीद में जा रहा हूँ कि कोई तुमसे ज़्यादा मुझे प्यार करेगा, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की गलत बातें अपने ख्याल में मत लाओ। देखिए, मैंने पहले 4 लाइन का क्या हिंदी बताया, मैंने हिंदी बताया कि मेरी प्रियतमा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, तुम क्यों ऐसा सोच रही हो। ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे थक चुका हूँ या उब चुका हूँ, तुमको छोड़कर जा रहा हूँ, या फिर दुनिया में कोई और लड़की है जो तुमसे ज़्यादा मुझे प्यार करेगी, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं किसी रीजन से जा रहा हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, इसलिए ये सारी बातें अपने दिमाग में मत लाया करो, ठीक है। पहले 4 लाइन का आपको हिंदी समझ में आया, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगर समझ में आया हो तो कॉपी पर अपने से एक बार नोट जरूर करिएगा। चलिए, बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट टू यूज़ माई सेल्फ इन जेस्ट दस बाई फाइंड डेथ टू डाई। देखिए, समझा रहे कि देखो मैं छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, लेकिन एक बात तुम भी मान लो कि जो मौत है ना वो सबको आती है, ठीक है, चाहे वो आदमी हो, औरत हो, जानवर हो, जिस चीज़ ने धरती पर जन्म लिया है उसको एक दिन मरना है, उसको एक दिन ख़त्म होना है। तो ये जो मौत है वो बहुत कठिन सच है, उसको हम नहीं छुपा सकते हैं। टू यूज़ माई सेल्फ इन जेस्ट दस बाई फाइंड डेथ टू डाई, इसलिए मैं कुछ समय के लिए इस मौत को आजमाना चाहता हूँ। जैसे आप समझिए, अब हम आपको बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि देखो हम दोनों एक दूसरे से कभी दूर नहीं रहे हैं, ठीक है। अगर अचानक हम दोनों में से किसी एक का डेथ हो जाए, अगर मर जाएं, तो फिर हम दोनों में से जो एक बचा रहेगा वो भी उसके गम में मर जाएगा, क्योंकि हम दोनों आज तक एक दूसरे से कभी अलग नहीं रहे हैं, ठीक है। और कभी ना कभी तो मरना ही है हम दोनों को, और ऐसा भी नहीं है कि हम दोनों को साथ मौत आएगा, ठीक है, ऐसा भी नहीं है। तो इसलिए मैं कुछ समय के लिए दूर जाना चाहता हूँ और एक दूसरे से दूर रहकर सीखना चाहता हूँ कि कैसे हम एक दूसरे से दूर रह सकते हैं, ठीक है। पास रहना, दूर रहना भी ज़रूरी है, सीखना ज़रूरी है। तो इसलिए मौत बहुत सही चीज़ है, सच चीज़ है, कठिन सच है, कड़वा सच है, जो कभी टाला नहीं जा सकता है। एक बार किसी न किसी को मरना ही है, हर किसी को मरना है। तो इसलिए मैं इस मौत को एक बार आजमाना चाहता हूँ, ताकि फिर हम दोनों में से अगर किसी को कुछ हो तो उतना ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। ये दोनों लाइन का आपको समझ में आया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें हम पहले वाले लाइन का बताए हैं कि देखो मौत एक कड़वा सच है और हर किसी को एक ना एक दिन मरना है, और हम लोगों में से कोई एक जब मरेगा तो हम लोग उसके बिना नहीं रह पाएंगे, नहीं जी पाएंगे। इसलिए मैं इस मौत को एक बार आजमाना चाहता हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं। चलिए आगे लिखा है, यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड येट इज हेयर टूडे, हेयर ही हैज़ नो डिज़ायर नॉर सेंस नॉर हाल्फ सो शॉर्ट अवे। अब सुनिए, ये सूरज को आप लोग जानते हैं, सूरज प्रकाश जो देता है सूरज भगवान, तो ये बता रहे हैं कि देखो पिछली रात सूरज डूब चुका था, लेकिन आज यहीं पर है ना, मौजूद है। पिछली रात डूब गया इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगले दिन नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता है। पिछली रात अगर डूबा है तो देखो आज दिख रहा है तुमको सामने। ही हैथ नो डिज़ायर, उसके पास तो कोई इच्छा भी नहीं है, नॉर सेंस, ना ही कोई दिमाग है, नॉर हाल्फ सो शॉर्ट अवे, और ना ही उसके पास कोई छोटा मोटा रास्ता है, लेकिन फिर भी वो आ गया है ना। तो तुम सोचो, मेरे पास तो इतना बड़ा खोपड़ा है, इतना बड़ा दिमाग है, ठीक है, भगा के शादी कर ली, इतना बड़ा खोपड़ा है मेरे पास, इच्छा है तुमसे मिलने की, चाहत है, शॉर्टकट रास्ता भी मेरे पास है,
तो बताओ कि सूरज जिसमें कोई जान नहीं है, कोई प्राण उसमें नहीं है, फिर भी निर्जीव होते हुए भी कल रात वो डूब चुका था, लेकिन आज से वो फिर से आ चुका है। उसी तरह से मैं भी आ जाऊंगा, जबकि उसके पास तो कोई इच्छा नहीं है, कोई दिमाग नहीं है, कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, बल्कि मेरे पास तो सब कुछ है। आगे लिख रहे हैं, देन फियर नॉट मी बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पीड्स देन ही। अब उसको सिखा रहे हैं अपनी प्रेमिका को, एनीमोर को, कि देखो तुम्हें मेरे बारे में इस तरह से गलत ख्यालें छोड़कर बल्कि भरोसा करना चाहिए मेरे पर कि मैं सूरज से भी तेज़ यात्रा करके तुम्हारे पास आ जाऊंगा, और इस तरह से यात्रा करके आऊँगा कि ऐसा लगेगा कि मुझ में पंख लगा हुआ है। इसलिए मुझ पर शक मत करो, मुझ पर भरोसा करो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। चलिए, जय हिंद।